मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के हमारे व्याख्यान का विषय है भूमंडलीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव। भूमंडलीकरण का अर्थ है प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसे वेलिस एवं स्मिथ के द्वारा जो परिभाषित किया गया है, उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी रहित एवं सीमा रहित बन जाते हैं। अर्थात जहां पर लोगों के मध्य, देशों के मध्य दूरी होते हुए भी सब एक जैसा पास महसूस करते हैं, तो ऐसे में उसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आया वह था कि समस्त दुनिया जो है वह एक छोटे रूप में उभर कर सामने आ गई थी, जहां पर देश एक दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए थे, लोग एक दूसरे के देशों के साथ जुड़ गए थे। अब भूमंडलीकरण के यदि हम बात करें कि इसका उदय कब हुआ है और इसका विकास कैसे हुआ है, तो यह 1980 का जो दशक है उसके उत्तरार्ध में और 1990 के जो पूर्वार्ध है उस दशक में जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का अंतरराष्ट्रीय फलक पर जब उदय हुआ है, तो उसी का परिणाम है कि भूमंडलीकरण का वहां से उदय एवं विकास होता है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप न केवल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन आया था, बल्कि इसके साथ साथ जो राष्ट्रों की अंदरूनी जो व्यवस्थाएं थी उनमें भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के फलस्वरूप जो अंतरराष्ट्रीय हम कहें कि जो क्षेत्र में परिवर्तन आए थे, जहां पर आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आए थे, वहां पर जो सेवाओं का आदान प्रदान था, वस्तुओं का आदान प्रदान था, लोगों के एक दूसरे से दूसरे देश में आना जाना और पूंजी का जो प्रवाह था उसमें भी परिवर्तन आया। जो एक परंपरागत संरचना थी, जो अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था थी, उसमें भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो अगर इस को देखने के लिए इस परिवर्तन जो आया भूमंडलीकरण के फलस्वरूप, उसका था कि जो देशों के मध्य जो सीमाएं थी, सीमाओं के बंधन थे, वो शिथिल हो गए थे। अगर उससे पूर्व की हम बात करें तो सभी देशों की जो एक व्यवस्था होती थी कि जहां पर अपने देशों की जो चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं, चाहे वह ह्यूमन रिसोर्स है, उसका जहां वो देश तक अधिक सीमित होते थे, वहीं भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप देशों की सीमाओं में शिथिलता आ गई थी और जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पूंजी का, बौद्धिक संपदा का जो प्रवाह था वो बहुत तीव्र गति से और कम प्रतिबंधों के साथ हो गया था। प्रतिबंधों में ढील आ गई थी और जो सीमाएं थी वो शिथिल होती जा रही थी और एक दूसरे देशों के मध्य जो आदान प्रदान है वो बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इसी के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो प्रत्येक देश है उसकी भी भागीदारी अब सुनिश्चित होने लगी थी, क्योंकि जो विश्व व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से उभर कर सामने आई थी, जहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था द्विध्रुवीय व्यवस्था के रूप में उभरी थी और हम कहें कि कुछ देशों का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी और जो अन्य देश थे विश्व फलक पर, उनकी भूमिका नगण्य थी। परंतु जो भौगोलिक भूमंडलीकरण की जब प्रक्रिया हुई, तो इस प्रक्रिया ने सभी देशों की
भागीदारी थी उसको सुनिश्चित कर दिया था कि लगभग सभी देशों के द्वारा इस भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको स्वीकार किया गया था, और उसे स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप जो देशों के मध्य संबंध बन रहे थे, आदान प्रदान हो रहा था, उसमें सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित होती जा रही थी। इसी के साथ साथ इसमें जो सभी क्षेत्र थे वो भी शामिल हो रहे थे कि कोई देश किसी भी क्षेत्र में हो, सभी देश तो शामिल थे लेकिन सभी क्षेत्रों भी उसमें शामिल हो गए थे कि कोई देश किसी भी विश्व के कोने में हो, भूमंडलीकरण की जब प्रक्रिया आरंभ हुई तो सब देश एक दूसरे से जुड़ गए थे। सूचना तकनीक के माध्यम से जब जुड़े, सेवाओं के माध्यम से जुड़े, तो सब एक दूसरे से जुड़ गए थे। इसका जो प्रभाव हुआ वह यह था कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनका प्रभाव अब सब देशों के ऊपर पड़ने लगा था। अगर किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती थी या आर्थिक उथल पुथल की स्थिति आती थी तो इन दोनों ही प्रकार की स्थितियों में उसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। क्योंकि जब देश एक दूसरे से जुड़ गए थे, व्यापार अधिक होने लगा था, वस्तुएं आयातित और निर्यात होने लगी थी, तो जब किसी भी देश में कोई भी डिस्टरबेंस होता था या कोई भी और परिवर्तन आता था तो उसका परिणाम क्या होता था कि उससे सभी देश अब प्रभावित होने लगे। किसी एक देश की घटना न होकर वो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने लगी थी। तो जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो ये परिवर्तन आया था उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जो पूंजी का प्रवाह था वह अब सरल होता जा रहा था। क्योंकि जहां पर देशों में पहले जो उसी देश के जो कंपनियां होती थी उन्हीं के द्वारा उद्योग धंधे लगाए जाते थे अधिकतर, अब वह दूसरे देशों में भी आसानी से लगाए जा सकते थे। पूंजी का प्रवाह सरल हो गया था क्योंकि सभी देशों के द्वारा जब उदारीकरण की नीति को अपनाया गया तो उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप जो शिथिलता बरती गई थी नियमों में, कानूनों में, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो पूंजी थी उसका प्रभाव अधिक होने लगा था। क्योंकि वो सरल हो गया तो प्रभाव भी अधिक होने लगा था। ये देश के अंदर भी और देशों के मध्य भी इसका परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इसी के साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, क्षेत्रीय संगठन थे, उनकी भूमिका भी अब परिवर्तित हो रही थी। परिवर्तित होने का कारण कि जहां पर सभी देशों की भूमिका बढ़ रही थी तो उससे पहले जो अंतरराष्ट्रीय संगठन क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थे या जिनकी जो भूमिका थी वो कुछ देशों तक ही सीमित थी, अब उसमें परिवर्तन हो रहा था और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था आ रही थी जहां पर कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है वो भी प्रभावी होती जा रही थी। ये जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आए, जो वैश्विक फलक पर हमें ये परिवर्तन दिखलाई देते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में, उसका प्रभाव लोक प्रशासन पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि लोक प्रशासन एक परिवेश में कार्य करता है और वो जो परिवेश है वो जिन चीजों से मिलकर बनता है वह लोक प्रशासन को भी प्रभावित करता है। तो जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया तो उस परिवर्तन का प्रभाव प्रत्येक देश में लोक प्रशासन के ऊपर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि उससे पहले जो लोक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वे जहां पर भिन्न प्रकार के थे, भिन्न प्रकृति के थे, अब वह भूमंडलीकरण के पश्चात नवीन प्रकार के कार्यों की और उसकी जो भूमिका थी उसकी मांग कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिसमें नवोदित राष्ट्रों का उदय है, उनमें विकास है, वहीं पर जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया गया था, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे कार्य राज्य के द्वारा किए जा रहे थे। राज्य
एक राज्य एक लोक कल्याणकारी भूमिका के रूप में उभर कर सामने आया था। सभी लोगों का कल्याण उसका लक्ष्य था, लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उसका मुख्य लक्ष्य था। वहीं अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा था। यद्यपि इसकी प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन में और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ही हो चुकी थी। 70 के दशक के पश्चात की यदि हम बात करें कि जहां पर जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन में है मार्गरेट थैचर, और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा जो परिवर्तनों पर बल दिया जा रहा था कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर राज्य की जो भूमिका है उसको सीमित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप जो राज्य का ढांचा है या उसकी मशीनरी का ढांचा है उसमें इतना विस्तृत आकार हो गया है, या राज्य का हम कहें कि जो खर्च है वह भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन थे उनको देखा जा रहा था। उसी का परिणाम था कि जो परिवर्तन आए उन परिवर्तनों का प्रभाव ये हुआ कि जब भूमंडलीकरण का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो उसके पश्चात जो प्रशासन की भूमिका थी वह भी सीमित होने लगी थी, क्योंकि उदारीकरण के फलस्वरूप और निजीकरण के फलस्वरूप जो परिवर्तन आ रहा था उसने लोक प्रशासन की भूमिका में भी परिवर्तन कर दिया था कि जो अर्थव्यवस्थाएं अब बाजार आधारित होती जा रही थी, बाजार जो है वो प्रमुख रूप ले रहे थे, तो उसमें परिवर्तन आ रहा था। जो परिवर्तन आया वह था प्रतिस्पर्धा का। अब एक ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी जिसमें कि अब देश के अंदर ही प्रतिस्पर्धा नहीं थी बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा थी। उसका कारण था कि जैसे जैसे पूंजी का प्रवाह हुआ, सेवाओं का प्रवाह हुआ, तो वहां पर वस्तुओं का प्रवाह हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप जब लोगों के पास में, जब ग्राहकों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होने लगे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। अब हर कंपनी अब बेहतर से बेहतर वस्तु और सामान लेकर ग्राहकों के तो जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसमें जो ग्राहकों के जो लोग थे उनके पास में अब और बेहतर विकल्प सामने आ रहे थे, जिसका परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता। तो ये जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई उसमें जो बाजार आधारित व्यवस्था आई उससे नौकरशाही का जो आकार था वह कम होने लगा। क्यों? क्योंकि यह महसूस किया जाने लगा था कि अब जो राज्य के कार्य हैं जब वो सीमित होते जा रहे हैं, उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, निजीकरण हो रहा था, तो इस प्रकार से नौकरशाही का जो आकार है उस पर भी छोटे पर बल दिया जा रहा था कि जो आकार है उसको कम किया जाना चाहिए, जिससे कि जो प्रशासन का बड़ा आकार हो चुका है उसमें जो धन खर्च होता है उसको विकास के कार्यों में लगाया जा सके। इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक हित के उपक्रम थे उनको भी धीरे धीरे अब निजी क्षेत्रों के लिए खोला जा रहा था, कि जिनमें निजी क्षेत्रों के माध्यम से उनको चलाकर उनको और हम कहें कि उनसे लाभ प्राप्त हो सके, और जो घाटे में चल रहे थे या जो सरकार के अंतर्गत मशीनरी के अंतर्गत कार्य कर रहे थे इस तरीके के सार्वजनिक उपक्रम उनको निजी हाथों को में देकर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा था। इसी के साथ साथ भूमंडलीकरण के जो परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आ रहा था वह था कि अब लक्ष्यों पर बल हो रहा था कि प्रशासन केवल एक प्रशासन मशीनरी के ही रूप में कार्य न करे, केवल नियामक कार्य ही ना करे, या सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उनको लागू करने तक का लक्ष्य लेकर ना चले, बल्कि सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो भी राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का एक बेहतर साधन बनकर या उभर कर सामने आ सके। तो यह प्रशासन पर परिवर्तन पर बल था कि यह अब लक्ष्य आधारित हो। लक्ष्य आधारित होगा तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा, क्योंकि निजीकरण के परिणाम स्वरूप जो
निजी क्षेत्र में जिन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था या जिन लक्ष्य आधारित संगठनों की स्थापना की जा रही थी, उनका संचालन किया जा रहा था, तो वहां पर उस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का लक्ष्य आधारित, लक्ष्योन्मुख हम जो कार्यक्रम कहें उसको चलाया जाना चाहिए। क्योंकि अब इस बात पर बल था, या भूमंडलीकरण ने इस बात पर बल कर दिया था कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें भी अब योग्यता को प्रमुख स्थान दिया जाए। क्योंकि सरकारी सेवाओं में या प्रशासनिक सेवाओं में यद्यपि जो भी सरकारी क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में लोग आते हैं, उनको एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लाया जाता है, उनकी भर्ती की जाती है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और विशिष्ट सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। परंतु जो निजीकरण के परिणाम स्वरूप जो संगठन कार्य कर रहे थे, उनमें जो योग्यता पर बल था, उस योग्यता को की जो विशेषता थी, उसको अब प्रशासन में लाने पर भी बल दिया जा रहा था कि अगर किसी भी क्षेत्र में जो इस तरीके के योग्य कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी योग्यता को वरीयता दी जाए। यद्यपि जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनमें एक निश्चित समय में जो प्रोन्नति है ये उसका मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, परंतु जो निजी सेवाएं होती हैं, निजी क्षेत्र होते हैं, उनमें योग्यता के आधार पर समय से पहले या योग्यता को मुख्य रूप से कंसीडर करते हुए इस तरीके की प्रोन्नतियां दी जाती हैं। तो प्रशासनिक मशीनरी, जो सरकारी प्रशासनिक मशीनरी थी, उसमें भी अब योग्यता को प्रमुख रूप से कंसीडर किया जाने लगा या उसको माना जाने लगा कि जो अगर इस तरीके के कार्य करने में जो प्रशासनिक अधिकारी अधिक सक्षम हैं, दक्ष हैं, उनकी योग्यता को वरीयता प्रदान की जाए। इसी के साथ साथ जो व्यवस्था थी वो इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था को महसूस किया जा रहा था कि अब इसमें जो एफिशिएंसी है उस पर बल दिया जाने लगा। उस पर हम कहें कि किस तरीके से एफिशिएंसी लाई जाए, जो कि सदशासन की भी एक प्रमुख विशेषता है। क्योंकि ये जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये भी उसी दौर का है जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है। तो जब वैश्विक स्तर पर इस बल दिया जा रहा था तो इस बात पर भी बल दिया जाने लगा कि किस प्रकार से जो प्रशासक हैं उनको दक्ष बनाया जाए, उन्हें और बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि जो ये भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो परिवेश में परिवर्तन आ रहा है, उन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासन को किस प्रकार से तैयार किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोक प्रशासन हम कहें या सरकारी मशीनरी हम कहें उसके समक्ष था। तो इस दिशा में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए, विभिन्न प्रकार के नए सुधारों का समावेश किया गया। इसी के साथ इस बात पर भी बल दिया जाने लगा कि जो व्यवस्था है उसको विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। क्योंकि जो केंद्रीकृत व्यवस्था चलती आ रही थी उसके जो परिणाम थे वह अपेक्षा से दूर थे। तो उसको और परिणामोन्मुख बनाने के लिए, बेहतर परिणामों के लिए यह आवश्यक था कि उसको विकेंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाया जाए और स्थानीय स्तर पर भी इस तरीके की राजनीतिक संस्थाओं, प्रशासनिक संगठनों का गठन करके लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करके नीति निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में और साथ ही साथ मूल्यांकन में भी उनकी भूमिका जो है वह सुनिश्चित की जाए। इसी का परिणाम था कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था को विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न स्वरूपों में अपनाया जा रहा था। इसी के साथ रोजगार के अवसरों का पर भी जो प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से
पूंजी का प्रवाह हुआ, वस्तुओं का प्रवाह हुआ, नई नई कंपनियां आने लगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जाने लगी। तो जो इस तरीके के देश थे जहां पर कि विकसित देश हम कहें या विकासशील देश जो अधिक विकास की तरफ उन्मुख हो चुके थे, उनमें तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध हो रहे थे। लेकिन जो छोटे देश थे या अभी अल्प विकसित देश थे, उनके साथ ये समस्या आई कि जब इस तरीके के जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा बाजार पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, तो जो वहां के उद्योग धंधे हैं, जो वहां का औद्योगिकरण हुआ है, वो किस प्रकार से उस प्रतिस्पर्धा में ठहर सकेगा। क्योंकि अब जो मुख्य बात थी वो उद्योगों का रुके रहना नहीं था या चलाना नहीं था। जो कंपटीशन आ रहा था, वैश्विक स्तर से कंपटीशन था, तो उस वैश्विक स्तर का जो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, उसमें स्वयं को बनाए रखना और उसे बेहतर सेवाएं देना, नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये जो चीज थी, इसने जो प्रशासन की भूमिका में परिवर्तन लाया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण थी कि जो प्रशासन है वह बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार मांग कर रहा था। अब एक जो प्रशासक है वो केवल प्रशासक होने के नाते नहीं, बल्कि उसे जरूरत थी प्रोफेशनल होने की, पेशेवर होने की, कि जो उसका पद है, जो उसका क्षेत्र है, उसमें मैं विशेष रूप से दक्ष हूँ। दक्षता की मांग का समय है। इसने बल दिया कि जो योग्य हैं उन्हें किस तरीके से उनका प्रशासन में वह अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, कैसे कैसे जो परिवर्तन आ रहे हैं, तकनीक का प्रयोग अधिक होता जा रहा है, तो उन तकनीकी को के माध्यम से प्रशिक्षित होकर वो बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। इसी के साथ इस बात पर भी बल है कि जो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आया है, जो देशों का परिवेश परिवर्तित हुआ है, उस परिवर्तित परिवेश में जो लोक प्रशासन की भूमिका हो वह किस प्रकार से प्रभावी बनाई जाए, उसके लिए अब देशों में इस बात पर बल दिया जाने लगा कि जहां पर प्रशासनिक मशीनरी का आकार छोटा किया जाए, जहां पर उन्हें और दक्ष बनाया जाए, और इसी के साथ साथ जो तकनीक है उसके माध्यम से अब उन्हें प्रशिक्षित करके उनका तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे सदशासन की अवधारणा ने साकार रूप लिया, उसी के साथ साथ ई शासन की अवधारणा भी बलवती होती जा रही थी। तो जो ये सूचनाओं का आदान प्रदान, तकनीक का विकसित होना, उसने प्रशासन से इस बात की अपेक्षा की कि प्रशासनिक मशीनरी को भी अब जो सदशासन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो ई शासन है उसके माध्यम से उसमें प्रशिक्षित होते हुए सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। क्योंकि वर्तमान समय में जहां पर कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए हैं, वहां पर प्रशासकों को नियामकीय कार्यों के साथ साथ जो विकास परक कार्य हैं और जो वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार जो देश में सरकारों के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनको लागू करने के लिए वह अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है कि उस जो लोक प्रशासन है उसकी भूमिका में परिवर्तन होनी चाहिए, वह प्रभावी होनी चाहिए। तो जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का लोक प्रशासन पर प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि यह प्रभाव न केवल देशों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अगर हम कहें सांस्कृतिक क्षेत्र में विस्तृत रूप से आया था, तो वह लोक प्रशासन पर भी उसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। और उस प्रभाव को समझने के लिए किस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी को उससे इस प्रकार का बनाया जाए कि वह उन पर बदली हुई परिस्थितियों में से साम्यता बिठाते हुए बेहतर से बेहतर जो है परिणाम दे सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।